नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बंगाल की और एक छोटे अरसे के बाद मैं होस्ट की भूमिका में हूं और हमारे साथ हैं ऋत्विक भट्टाचार्य, बंगाल मामलों के विशेषज्ञ और बंगाल की नस को जानने वाले, खुद भी बाय बर्थ बाय नस्ल बंगाली हैं, बंगाल को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वैसे पेशे से मुंबई में गाने बजाने का काम करते हैं। ऋत्विक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम प्रारंभ के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को, प्रबुद्ध दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम और जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम और जय जय मां काली। जी, जय मां काली। बंगाल विचित्र है। मेरी धारणा थी कि शायद बिहार और उत्तर प्रदेश ही इस तरह के अजीबोगरीब अपराध की श्रेणी में आते होंगे या इस तरह के अजीबोगरीब कांड मैंने वहीं देखे होंगे, लेकिन बंगाल में तो जजों को ही बंधक बना लिया जाता है। कि सच पूछिए तो मेरी जो भारतीय जुडिशरी से खुंदक है उसमें मुझे बहुत बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि कम से कम जज साहिबान को अब बंगाल की जमीनी हकीकत का पता चला और बंगाल में सरकारी कर्मचारी ही गुंडे हैं। अभी एक ज्योत्सना खातून पकड़ी गई हैं। अच्छा, बंगाल की यह भी खासियत है, जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब लोग मोहम्मदन हो जाते हैं, अभी बिहार से एक मौलाना जो योगी आदित्यनाथ की मां को खाने की बात कर रहा था, इनफैक्ट वो हत्या की बात कर रहा था, लेकिन उसने कम से कम 12 बार किया। बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, थोड़ी पूछताछ हुई और अब वह ठीक है, उसने माफी वगैरह मांगी है। उसके भी नाम में चतुर्वेदी लगा हुआ था। तो ये देश तो अद्भुत है ही, बंगाल क्यों पीछे रहेगा। ज्योत्सना खातून निलंबित हो गई एआरओ। कोलकाता के एक मकान से 114 मोहम्मदन लोगों का अता पता निकलता है। लेकिन सवाल वही है ऋत्विक भाई, क्या सरकारी कर्मचारी ही टीएमसी के पाले हुए गुंडे हैं? और अगर वे गुंडे हैं तो फिर चुनाव तो कैसे राफ साफ हो पाएगा, कैसे पारदर्शी और स्वच्छ हो पाएगा? जी, ये तो जगजाहिर है कि उन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं और इसीलिए तो उन लोगों को हटाया जा रहा है ना। अभी देखिए कितने वीडियो, कितने आरोप को तो हटा के बाहर कर दिया गया, कितने ही कर्मचारियों को बाहर किया गया। बात या चुनाव की मैं नहीं कह रहा हूं, बात चुनाव से बहुत आगे की बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो दीदी है ना, ये अब पूरी तरह से मन बना चुकी है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगी और उसकी प्रधानमंत्री बनेंगी। आप एक पल को सोच के देखिए कि इन लोगों ने, जिन्होंने अगवा किया था और बंधक बनाया था, मतलब अगवा ने बंधक बना लिया था इन लोगों को, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को, इनमें से अगर एक आध की भी अगर कुछ उनके साथ अनहोनी हो जाती तो सारे देश में विपक्ष के को क्या संदेश जाता कि यही मोडस ऑपरेंडाई वो अपनाते हर एक चुनाव में। और ज्यादा दूर मत जाइए, याद कीजिए सितंबर 1994 या 95, मुझे ठीक से तिथि याद नहीं, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म है, मुलायम सिंह यादव जी और उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट को घेरा था, हल्ला बोलो, याद है ना? तो कुछ उस तरह की चीज थी। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ तो उसमें उनकी सरकार चली गई। बात यह है, अभी आपने एक बात कही कि एक चौरंगी नाम का एक जगह है कोलकाता में, उसके मतलब 28/1 एक घर का पता है, बूथ नंबर 19 में 111 शांति दूतों का पता लगाया गया। हालांकि उनका एक ही घर का पता था, लेकिन उस घर में कोई नहीं था, यानी भूत आकर वोट देते हैं, एकदम सही बात। एक जगह निकला कि एक लड़की का नाम है तमन्ना खातून और उसके पिताजी का नाम है राणा डे, यानी कि हिंदू बाप की मुस्लिम बेटी, इस लेवल की धांधली चल रही है। तो ये साठगांठ तो आपके सरकार के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता है ना, उन्होंने ही किया है। प्लस आपने वो भी वीडियो देखा होगा जिसमें ऑडियो पे किस तरह से वो महिला जुडिशियल ऑफिसर चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं कि हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। घंटों तक एसएसपी और डीएम वहां
मतलब साइड पे पहुंचे नहीं। भाई हमने बचपन से सुना है, मेरे पिताजी ने भी कहा है कि कितना बड़ा भी दंगा करने वाले लोगों, हजारों हजार की भीड़ आ जाए, एक कमिश्नर चाह ले या एक एसएचओ चाह ले अगर अपने आप में, तो इन दंगाइयों को 2 मिनट के अंदर मतलब जमीन सुंघा सकता है। लेकिन वो तो बंगाल है, वो तो बंगाल है। मैं आपको थोड़ा, दर्शकों को भी और आपको भी 2021 में ले जाना चाहता हूं। उत्तर दिनाजपुर पंतापाड़ा नाम की जगह, वहां पे एक बाइक चोर, वही शांति दूत, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने गए एसएचओ अश्वनी कुमार, अचानक से 500 लोगों की भीड़ आई और एसएचओ को पीट पीट कर मार डाला उन लोगों ने, और उस शांति दूत को छुड़ा कर ले गए। आज तक उसकी इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई है, हुई नहीं है। खानापूर्ति के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसका असर यह हुआ कि एसएचओ अश्वनी कुमार की जो माताजी थी, वो बूढ़ी बीमार माताजी अगले दिन ही चल बसी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये बंगाल का हाल है। बंगाल में इसके पहले भी बानतौला हत्याकांड याद रखिएगा। ये यूनिसेफ का जो फंड आता है उसकी हेर फेर में की जांच करने के लिए ये सब हेल्थ ऑफिसर्स थे, अनीता दीवान और उनके साथ मधु घोष और रेणु घोष, ये लोग गए थे गोसावा में, और उनके हाथ कुछ अहम सुराग लगे थे। 30 मई 1990 की बात है, तब सीपीएम की सरकार थी। तो जैसे ही ये लोग पहुंचे, हजारों हजार की भीड़ वहां पहुंच गई। ये किसी तरह से अपने कार में दाखिल हुए। कार वाला जो था, नायक नाम था, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जोर से भगाया गाड़ी उनकी, लेकिन गाड़ी जाके पलट गई, क्योंकि वो सुंदरबन वाला इलाका है गोसावा में, सड़कें तब कच्ची थी, लाइट का भी नामो निशान नहीं था। पलट गई गाड़ी और उसमें से भीड़ ने इन लोगों को, तीनों महिलाओं को निकालकर लिंच कर दिया। बाद में ज्योति बसु ने यह कहा कि अरे इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, चेक कर लें गूगल में, बानतौला हत्याकांड 30 मई 1990। तो उसी ज्योति बसु का ही कैडर है जो टीएमसी में। और मैं बार बार बोलता हूं कि कम्युनिस्ट से ज्यादा कम्युनिस्ट है ये लोग। 2 घटनाएं मैंने आपको बता दी, एक टीएमसी के टाइम पे, एक कम्युनिस्ट के टाइम पे। कोई फर्क दिख रहा है उस पैटर्न में आपको? और रही बात हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स की और हमारे जज साहब की, यही सुप्रीम कोर्ट, इनके सामने पिटीशन था 2021 के इलेक्शन के बाद की हिंसा हो रही है, प्लीज इस पर कुछ ध्यान दीजिए। वो पिटीशन 3 महीने तक धूल फाकती रही, और आज जब इन लोगों पर, अब ये लोग तो माइलॉर्ड लोग हैं, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, सीधे सीधे कंटेम्प्ट पे ले जाते, लेकिन जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा ना। तो आज मैं गाना सुन रहा था, फिल्म है हेरा फेरी, शायद से अनजान ने उस गीत को लिखा है, गाया है महेंद्र कपूर और किशोर कुमार ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। उसके बोल है शुरुआत की, कल तक रब को भूला था, अब नाम लगा है रटने, जब माल लगा है घटने, तब लगा कलेजा फटने। यही बात, मतलब ये हासिल जमा है जुडिशरी का, जैसे कि हम 2 बजे से सब देख रहे हैं। क्यों? जब बंगाल की आम जनता मर रही थी, उनको घसीट घसीट के मारा जा रहा था, उनको जलाया जाता, तब आप 2 बजे नहीं उठे? नो ऑफेंस, पूरे सम्मान के साथ पूछ रहा हूं मुख्य न्यायाधीश साहब, आपकी बिरादरी पर बात आई तो आप बिल्कुल खड़े हो गए। उसमें एक और लाइन है उस गाने में, तू शेर समझता है खुद को, ऊपर वाला पंसेरी है। आप लोगों को लाकर उसी मुहाने पर खड़ा कर दिया। आप लोग बंगाल के बारे में कोई, आप लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंगती थी ना। जब आप लोगों पर बात आई, भगवान ने दिखा दिया, तब आपको सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना पड़ा। अब वहां पे एनआईए भी जा रही है, वहां पे सीबीआई भी जा रही है, जबकि आप लोग रोक लगा देते थे। पर्टिकुलरली डीवाई चंद्रचूड़ जब थे, हर चीज पर रोक लगा देते थे, बड़ा एक्टिविज्म करते थे। जवाब देंगे वो? जी थोड़ा चलते हैं वापस, जुडिशरी पर ज्यादा ये विषय नहीं है आज के बातचीत का। मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं, जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरियां बांट दी गई हैं, 15 साल में पूरा सिस्टम उनका हो चुका है, और ये ठीक वही पैटर्न है जो कम्युनिस्टों ने उस राज्य में बनाया था, और इसीलिए इनको हटाना इतना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही वहां नहीं हो पा रहे। अब इस बार
5 लाख जवान हैं, सुप्रीम कोर्ट की डेली नजर है और ईसीआई भी प्रतिबद्ध है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ममता बानो एंड उनकी कंपनी तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि अमित शाह खेलने में बेईमानी कर रहे हैं, तमाम चीजें इस तरह की हो रही हैं कि केंद्र सरकार जाति कर रही है। वो सब अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। सरकारी कर्मचारी ही अगर गुंडे हैं, और ये मैं कोई साधारणीकृत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए उनमें बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो तृणमूल के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि एआरओ हैं, एसएचओ हैं, सब उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो 35 गिरफ्तारियां की हैं सीआईडी ने, उस पर भी आप अगर सोशल मीडिया में जाएं, लोग हंसी के मीम्स बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया देखो कितनी तेज हो गई है बंगाल पुलिस, कि उन्होंने तुरंत, क्योंकि सीआईडी तो राजीव की ही पुलिस होती है, तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। अब इससे पहले कि एनआई वाले इनको धरते पकड़ते, तब तक इनको सिखा पढ़ा के पूरा रट्टू तोता बना दिया जाएगा और उस हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट किया जाएगा। यहां तक अविश्वास है और सरकारी कर्मचारी ही तमाम तरह से इसमें मुब्तला है। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो ये कैसे होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इन दोनों पॉइंट पर जरा आप अपनी बात दर्शकों से साझा करें। क्या सरकारी कर्मचारी गुंडे हैं? तृणमूल के कार्यकर्ता अधिसंख्य, क्या उनकी गुंडई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि कम से कम अरेस्ट हो रहा है। ये पहले तो होता नहीं था। आज से पहले 2021 के चुनाव में भी नहीं हुआ, 2016 के भी नहीं हुआ, 2011 में भी नहीं, उसके पहले तो कभी होता ही नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तबादले ट्रांसफर पोस्टिंग की गई और जिस लेवल पे की गई, हालांकि जितना बंगाल में किया गया उससे तो ज्यादा तमिलनाडु और दूसरी जगह पे किया गया, तो लेकिन फिर भी उसका असर है और उनको पता है कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। बिकॉज यू नो कि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं या जो कमिश्नर डीआईजी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं। अगर आप को टर्मिनस है स्टेट के साथ, तो फिर आपके ऊपर फिर गाज गिरेगी। और ये चुनाव आयोग ने पक्के तौर पर कह दिया, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो इन नो मूड टू रिलेंट। तो सुप्रीम कोर्ट भी अभी उस मूड में क्षमा कीजिएगा। इसीलिए इन लोगों को हटाया जा रहा है। बहुत लोगों को हटाया गया और लोगों को हटाया जाएगा। ये देखिए ना, वो राजू पॉल करके था, धमकी दे रहा था कि तुम लोगों ने अगर वोट दिया तो समझ लेना। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो जो कह रहा था कि हम तुमको स्टीम रोल कर देंगे हिंदुओं। तो जरा तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, वो डेफिनेटली गुंडे हैं। लेकिन मैं उन कर्मचारियों में से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने आशा वर्कर्स, वो भी तृणमूल के ही कर्मचारी हैं, उनको कई महीने से सैलरी नहीं मिली, उन्होंने सड़क पर आंदोलन किया। कई सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन किया। आप लोगों ने देखा है उस चीज को? जो वहां की सरकार के कहने पर उठते हैं और उसके कहने पर बैठते हैं। आप में से जितने भी हिंदू हैं, आप बचेंगे क्या चुनाव बाद? आप चाहे तृणमूल को वोट दें या ना दें, आप बचेंगे? अगर सिचुएशन बद से बदतर नहीं होती। जी, एक वीडियो मैं दिखा देना चाहता हूं इस बीच, ताकि आपकी बात और क्लियर हो जाए। जो आपने पूछा ना कि वो बचेंगे क्या, ये वीडियो बांग्ला में है। ऋतुक भाई इसको हिंदी में समझाएंगे। চেষ্টা করছে আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে ये भाई साहब एक तृणमूल के बड़े नेता हैं और ये क्या बोल रहे हैं, ऋतुक भाई यहां से कंटिन्यू करें। जी, वो कह रहे हैं कि ये खुली चेतावनी है, बल्कि धमकी समझ लीजिए कि स्टीम रोल चलेगा आपके रोग के ऊपर। किसके ऊपर चलेगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कौन है वो, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। वो दक्षिण 24 परगना का है। गिरफ्तार ये भी हो गया शायद। और आप जितना भी उनको सिखा पढ़ा लें, उन 35 लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया, एनआईए के सामने वो लोग मुंह खोलेंगे, क्योंकि एनआईए जो है उसका आना एक अलग पर्पस से आना होता है। और बाकी जो जितने भी मेरे राष्ट्रवादी जो लोग हैं, जो कोई जज्बात में बह रहा है, कोई कह रहा है कि इन लोगों को शूट एट साइट कर देना चाहिए था। भाई, आप क्या करवाना चाहते हो? देश में सचमुच में दंगा कराना चाहते हो?
एक प्रोसेस से जाने दो ना यार, वैसे भी वहां वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि यार अगर मैं मोदी जी की जगह पे प्रधानमंत्री होता तो राष्ट्रपति शासन लगा देता। हाँ, लगवा दो, फिर उसके बाद तो आराम से विक्टिम कार्ड खेलेगी दीदी, हाथ पांव सर मुंह सब तोड़वा के खड़ी हो जाएंगी, वही तो वो चाहती है। तो जज्बात की रौ में ना बहें। कल मैं वरिष्ठ पत्रकार रहे और प्रारंभ पर भी आ चुके हैं, कई बार बता चुके, मैं भाऊ तोरसेकर जी को सुन रहा था। भाऊ ने कहा कि ये सब हार की हताशाई है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं। हम लोग इस चीज का डिस्कशन करते थे व्यालोक भाई कि ये जो है हुमायूं कबीर, इसको वरद हस्त प्राप्त है इसका ममता बनर्जी का, तभी तो ये सब कर रहा है। ममता बनर्जी ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो छोटा सा अदना सा एक एमएलए है वहां का, बेलडंगा का। सोचने वाली बात है। हम लोग ये बात करते थे तो नीचे, जिनको जमीनी हकीकत से कुछ लेना देना ही नहीं है, अरे क्या बात कर रहे हो आप लोग कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का आदमी है, ये गलत बात है। अब बताओ, सब दिख रहा है। स्टेज पे वो मुफिकुरुल इस्लाम और ऊपर से वो आईएसएफ वाला आदमी, जो आईएसएफ और कम्युनिस्ट के बीच में वहां पर गठबंधन है, वो सारे के सारे लोग स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी के साथ वो मुफिकुरुल इस्लाम दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। क्या मतलब होता है? दिन में और वो रजाकारों की तरफ से 2021 में चुनाव भी लड़ चुका है। वो रजाकारों का ही आदमी था, वहीं से उसने शुरू किया था राजनीतिक सफर अपना। जी, वो दिन में रजाकार है, रात में टीएमसी है। समझ में नहीं आता लोगों को भैया। कमेंट करने से पहले सोचा करो कि हम लोग सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और व्यालोक भाई तो जमीन को उतर कर सब कुछ देखते हैं। ऐसे थोड़ा ना बोल रहे हैं कि वो तृणमूल का आदमी है तो ऐसे ही बोल रहे हैं हम। कल तो शहजाद पूनावाला ने वो अदालत लगाने वाले संपादक के चैनल पर जाकर भी ये बात बोल दी। हम तो कब से बोल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब ये बात इलेक्शन से बहुत ऊपर जा चुकी है। अगर आप ओवैसी के भाषणों को देखें, उनको जांचें, उनके यहां पर जिस तरह से उन्मादी भीड़ जमा हुई और नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमान जो है अब ओवैसी को अपना सरपरस्त या अपना सरबराह बना चुका है। यह खतरे की घंटी है सेक्युलर लीडर्स के लिए, इवन ममता बनर्जी के लिए, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं बता रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी उखाड़ के बाहर फेंक दिया लोगों ने जब उनको कायदे का कोई नेता मिला। तो ये खतरे की घंटी सिर्फ अब वो लोग उस मुहाने पर ले जाना चाहते हैं 1930-1940 वाले। और उसका जो भाषण था कल ओवैसी का, एक तो कल उस नौगांव में था, यानी आसाम में था, उसके पहले वो उधर था बंगाल में। उसने जो बातें कही हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों को वो सुने। वो वही बात कह रहा है जो सोहरावर्दी ने कही थी 1945 में। डायरेक्ट एक्शन डे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बार बार ये बात हम लोग कह रहे थे व्यालोक वाणी पर भी और प्रारंभ पर भी। चेत जाइए आप लोग, डायरेक्ट एक्शन डे की तरफ हम लोग सचमुच बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसका ये प्रयोग 2-2 बार बिहार के सीमांचल में सफल हुआ है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। और वो लाइन अप करती इसी मालदा को और इसी वो सिलीगुड़ी वाले चिकन नेक से जुड़ी हुई है वो जगह। फिर वो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी सफल रहा है, बंगाल में भी कुछ ना कुछ सफलता लेगा वो। बी वेरी केयरफुल। बदरुद्दीन अजमल जो है उसको बेसिकली सेक्युलर लीडर माना जाता है, लेकिन वो भी कह रहा है एक बार हमारा प्रयोग सफल हो गया तो मियां मुसलमानों को कोई हटा नहीं पाएगा। इस तरह की बातें वो बोल रहा है। आप समझ रहे हैं किस खतरे की हद पे आप लोग खड़े हैं? क्यों अमित शाह 15 दिन बोले थे? 15 दिन नहीं, मुझे लगा वो 20 दिन रहेंगे वहां पर। एक गृह मंत्री है वो, चुनाव से बहुत आगे की बात जा चुकी है। इसका मतलब गृह मंत्रालय के पास इनपुट्स है, पीएमओ के पास इनपुट्स है, एनएसए के पास इनपुट्स है कि कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, और इस बार जो करेंगे वो बहुत भयंकर करेंगे। मैं पहले ही प्रारंभ के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ सावधान कर रहा हूं कि भैया जाग जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो एफसीआरए का कानून आया है, ये एफसीआरए का कानून जो आया है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है इन दंगों को करवाने के लिए। पैसे एनआईए के उसमें जांच में धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये छन छन के खबरें आ रही हैं कि पैसे दिए गए। और पैसे दिए ही गए होंगे भैया, नहीं तो महिलाएं आगे बैठ गई, फिर पीछे से ट्रक आ गए, लॉरी आ गई, और फिर पीछे से मतलब जुनूनी भीड़ आ गई।
ये कैसे होता है? विदाउट मनी होगा? इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर 165.5 किलोमीटर का जो वो जगह है, वो मालदा और कालियाचक का, जो इज लाइंड अप विद बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पे जमात के लोग 10,000 लोग आ गए थे, जमात के लोग भी आए होंगे। और ऐसे समय पर बहुत से जिम्मेदार यूट्यूबर्स और बहुत सारे हमारे मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स बांग्लादेश के वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं कि ये इंडियन, तुम लोगों को नजर नहीं आता कि वो इंडियन आर्मी के मतलब वो वर्दी नहीं है, यूनिफॉर्म ही नहीं है? साफ साफ गाड़ी के ऊपर लिखा है बांग्लादेश है। प्लीज इस तरह के र्यूमर्स को स्ट्रेंथन मत कीजिए। इस तरह से आप सरकार की हर एक मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। उसकी जांच कीजिए आप लोग, उसके बाद कोई चीज पोस्ट कीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है कि क्यों 15 दिन तक किसी देश का गृह मंत्री वहां पर है? इसका मतलब द साइंस आर नॉट गुड। और मॉक ड्रिल्स दिल्ली में हुई हैं 2 दिन पहले, आपको पता होगा यालोक भाई, दर्शकों को भी पता होगा। इसका मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर हॉटिंग अप। एनएसए के साथ मीटिंग हुई है, सीसीएस की मीटिंग हुई है। क्यों हो रही है? ये बात इलेक्शन से बहुत दूर तक जा चुकी है, क्योंकि बांग्लादेशी चरमपंथी जमात के लोग और यहां वाले ममता बनर्जी को बैक कर रहे हैं। और एफसीआरए एक बहुत बड़ा रीजन है भैया, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि फंडिंग चुनाव से आगे की बात जा चुकी है और एफसीआरए पर अलग से एक डिबेट करने की जरूरत है, एक डिस्कशन करने की जरूरत है, और वो हम जल्द ही लाएंगे कि एफसीआरए किस तरह इस देश में विघटनकारी तत्वों के मंसूबे तोड़ रहा है। देर से आया हुआ कानून है, लेकिन दुरुस्त आया है और जल्द से जल्द इसे पूरी कठोरता से लागू कर देना चाहिए। उस पर हम अगला वीडियो करेंगे। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, जैसा कि ऋतुक जी ने बताया, हमने पूरे ध्यान से इनको सुना। मुझे लगता है कि इन्होंने जितने विस्तार से सारी बातें बताई हैं और जिस तरह से सरकारी गुंडों पर, सरकारी कर्मचारियों की पोल खोली है, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो, आपको ये वीडियो काम का लगे, तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए। आपने प्रारब्ध को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, घंटी दबा लीजिए ताकि आपको अगले आने वाले हर एक कार्यक्रम की सूचना मिलती रहे। और प्रारब्ध पर आपने अभी तक अपना जिस तरह स्नेह और प्रेम दिया है उसे बरसाते रहिए। हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम ऋतुक भाई, और मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।